हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम। 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। ठीक है, ये हम सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें हर पॉइंट बहुत अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ना है। मैं हर वीडियो में आपको ये बता देती हूँ पहले ही कि ज्योग्राफी के सारे चैप्टर 6, 7, 8 के मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। 6 क्लास की सारी हिस्ट्री की सारे चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। 7th क्लास अब हमारा चल रहा है। अब साथ के साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करती रहूंगी, ताकि आपको क्वेश्चन के पैटर्न भी समझ में आता रहे और आप वीडियो को देखें, साथ में नोट्स बनाएं। नोट्स के लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने हाथों से नोट्स बनाएं। खुद से जो नोट्स बनाते हैं वो हमें ज्यादा समझ में आता है। जो पॉइंट मैं आपको बताती जा रही हूँ वीडियो में, उसे जरूर नोट डाउन करते रहें, नोट्स बनाते रहें और उस वीडियो को 2 बार देखने के बाद उस नोट्स को पढ़ें और फिर दोबारा वीडियो देखें। आपको हर चीज क्लियर होगा, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप नोट्स जरूर बना लें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नए हो हमारे चैनल पे, वो भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। हम मुगलों के बारे में इसमें पढ़ेंगे, 16वीं से 17वीं शताब्दी। आप पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि जो बाबर थे वो 1526 ईस्वी में भारत आए थे, यानी कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही वो भारत आ चुके थे और 17वीं शताब्दी तक उनका भारत पर मतलब बाबर का नहीं, मुगलों का शासन रहा है। पावरफुल शासन, कैसे कैसे उनका जो पावर है वो धीरे धीरे कम होता गया और फिर अंग्रेज आ गए थे भारत। ठीक है, भारत का अंग्रेजों का जब प्रभुत्व भारत पर बढ़ने लगा तो मुगलों का प्रभुत्व धीरे धीरे खत्म होता चला गया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। दिल्ली के शासकों के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि दिल्ली में कौन कौन सा शासक था, किनकी किस तरह से शासन व्यवस्था थी, वो सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा। जहां से क्वेश्चन आते हैं मैं वही वही चीजें आपको बता रही हूँ, क्योंकि कहानी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है कि कहानी पढ़ के टाइम पास हमें नहीं करना। तो जहां से क्वेश्चन हमारा बन सकता है, आ सकता है, वही चीजें मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले है मुगल कौन थे। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान। और याद रखिएगा, जो जो मैं आपको बोल रही हूँ उस पर बहुत अच्छे से सुनिए, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ और इसमें कहीं से कुछ भी आ सकता है सीटेट में। ठीक है, माता की ओर से हुए मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वो ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई थी, के वंशज थे। ऊपर है कि मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे, यानी कि माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे और पिता की ओर से वो किसके वंशज थे, तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगितों उजबेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। किसके वंशज होने पे गर्व का अनुभव करते थे, तैमूर के वंशज होने पे गर्व का अनुभव करते थे। ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो मुगल, यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनता है कि मुगल 2 महान शासक किसके किसके वंशज थे। सभी 2 वंशों के वंशज होते हैं, एक माता की ओर से, एक पिता की ओर से। तो उनकी माता किसकी वंशज थी, चंगेज खान की थी, और पिता तैमूर के वंशज थे। तो मुगल क्या है, माता और मतलब मंगोल यानी कि चंगेज खान, मंगोल शासक चंगेज खान और तैमूर दोनों के वंशज थे। लेकिन वो खुद को चंगेज खान के वंशज कहलाना पसंद नहीं करते थे, यानी कि मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। मुगल क्या कहते थे, मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां, जो चंगेज खान था वो बहुत ज्यादा नरसंहार से जुड़ी स्मृतियां थी। सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार, यानी कि सैकड़ों व्यक्तियों को मार चुका था
तो इसलिए वो बुरा व्यक्ति मानता था, चंगेज खान को मंगोल बुरा बुरा मानते थे, इसलिए उसके वंशज कहलाना वो पसंद नहीं करते थे, वो तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे। और इसका रीजन ये था कि तैमूर 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर चुके थे, यानी कि बहुत पहले दिल्ली पर तैमूरों का कब्जा हो चुका था। फिर उन्हें यहाँ से जाना पड़ा था, वो चले गए थे, लेकिन दिल्ली पर एक बार वो कब्जा कर चुके थे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है बिल्कुल पॉइंट वाइज आप लिखते जाइएगा कि मंगोल किसके वंशज थे, किसके किसके वंशज थे मुगल, वो किसके वंशज कहलाना पसंद करते थे, तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे, चंगेज खान यानी कि मुगल या मंगोल चंगेज खान के वंशज या मुगल या मंगोल कहलवाना क्यों नहीं पसंद करते थे, और तैमूर के वंशज कहलाना क्यों पसंद करते थे। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से बन सकता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। जो मुगल होते हैं उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन कैसे किया था, चित्र बनवाकर, और प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया था। जितने भी मुगल शासक थे वही सारे किसके साथ अपना चित्र बनवाते थे, तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाते थे, क्योंकि वो तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे। ठीक है। अब है मुगल सैन्य अभियान। मुगल सैन्य अभियान क्या था, प्रथम मुगल शासक, ठीक है, प्रथम मुगल शासक कौन थे भारत में, बाबर, 1526 से 1530 तक, यानी कि 4 साल तक ये भारत में इनका शासन रहा है। 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था बाबर ने। उसके बाद क्या हुआ था, उस समय वो केवल 12 वर्ष के थे, याद रखिए उस समय केवल 12 वर्ष के थे। अब आगे देखिए, उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है बेटा कि मुगलों के पहले शासक कौन थे जो भारत में अपना शासन कर चुके थे। तो मुगल के सबसे पहले शासक बाबर थे, जो 1526 से 1530 तक दिल्ली पर शासन कर रहे थे। और पानीपत की जो लड़ाई थी वो किसके और किसके बीच हुई थी, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। 1526 में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर चुके थे। ठीक है, पानीपत की लड़ाई से ही दिल्ली और आगरा पर बाबर का कब्जा हुआ था 1526 ईस्वी में, याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी को हराकर। अब आगे है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। हम जैसे कि जानते हैं हम कि जो पहले के राजा महाराजा या फिर जो भी होते थे शासक वर्ग होते थे, वो क्या करते थे, जो उत्तराधिकारी यानी कि उनका जो ज्येष्ठ पुत्र यानी कि जो बड़ा पुत्र होता था, सबसे बड़ा बेटा होता था, उसे ही उत्तराधिकारी माना जाता था। राजा के बाद वही सबसे बड़ा बेटा राजा बनता था, ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता था। तो ये था, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन मुगल का क्या था, वो ये मतलब ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। उनके पास मुगलों के शासन में या फिर उनकी परंपराओं में ऐसा नहीं था कि सबसे बड़ा पुत्र ही शासक बनेगा, बल्कि उनके साथ क्या था, इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में किया जाता था। जो अभी है, अभी उत्तराधिकारी अधिनियम क्या है, मतलब संपत्ति का अधिकार अभी क्या है, तो अभी तो संपत्ति के अधिकार में पुत्रियों यानी कि लड़कियों को भी अधिकारी माना जाता है, लड़कियों को भी दिया जाता है अधिकार, हक दिया जाता है। लेकिन उस समय क्या जो उत्तराधिकार का नियम क्या था कि पुत्रों को, मुगलों में क्या था कि जो उनके पुत्र होते थे, सभी पुत्रों में 4, 5, 10 जितने भी पुत्र हों, सभी पुत्रों में उनके जो भी रियासत होते थे, जो भी उनके अधिकार क्षेत्र होते थे, सभी को बराबर बराबर बांटा जाता था। ठीक है, ये थे मुगल के उत्तराधिकार अधिनियम, जिसे क्या क्या बोला गया है, सहदायात कि मुगल और तैमूर वंश दोनों इसी परंपरा को, तैमूर वंश भी इसी परंपरा को मानते थे और मुगल भी इसी परंपरा को मानते थे। इसे क्या बोला गया था, सहदायात बोला गया था। ठीक है, जिसमें सभी पुत्रों में, मतलब उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में होता था, जितनी भी संपत्ति होती थी सभी पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया जाता था। ठीक है, आगे देखिए क्या है, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों के अन्य शासकों के साथ क्या संबंध थे, तो ये मैं थोड़ा सा बस आपको बता देती हूँ कि इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, याद रखना है कि जब मुगल पहले थे, मतलब मुगल बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब का क्या था, अकबर के बाद भी एक दो शासक, इनके साथ क्या था कि अगर कोई राजा को वो हरा देते थे युद्ध में, कुछ राजा तो खुद ही उनके मतलब कि अपनी हार स्वीकार कर चुके थे, लेकिन अगर वो युद्ध में भी अगर कोई राजा उनसे हारता था, तो वो क्या करते थे,
उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। ऐसा नहीं कि अगर ये राजा हार गया तो इसे मार देंगे या फिर इसके क्षेत्र को, इसके राज्य को हम अपने अधीन कर लेते हैं, ऐसा वो नहीं करते थे। बल्कि वतन जागीर के रूप में उनकी जो जागीर होती थी, उनका जो राज्य होता था वो उन्हीं के पास छोड़ देते थे। लेकिन वो राजा अगर कोई भी अपनी महत्वपूर्ण अ, काम कर रहा है तो उसके लिए मुगलों से एक बार राय लेता था, उनसे पूछ के वो कार्य करते थे। ठीक है, देखिए क्या है, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वो हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें, वतन, जागीरें क्या होती, वतन, वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों को अपना प्रभाव बढ़ा पाए। इसीलिए मुगल जो अकबर होते हैं उन्हें महान शासक बोला जाता है, क्योंकि वो अगर कोई राजा उनसे पराजित हो जाता था तो उन्हें वो अपमानित नहीं करते थे। जैसे पहले जो विदेशी भारत में आते थे तो वो अपमानित करते थे, उन्हें मार देते थे या बहुत तरीके के बुरा व्यवहार करते थे। लेकिन मुगल ऐसा नहीं करते थे। वो क्या करते थे, जो उनकी हारी हुई जागीर होती थी वो उन्हें वापस कर देते थे वतन जागीर के नाम से। अब है मनसबदार और जागीरदार। ठीक है, मनसबदार और जागीरदार कौन थे? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाता था। याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है बस वही मैं बता रही हूँ कि मनसबदार कौन थे? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह, यानी कि जो नौकरशाह मुगलों की सेवा करते थे उसे हम क्या बोलते हैं? मनसबदार कहलाता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत प्राप्त थी। मनसब किसे बोला जाता था? सरकारी हैसियत को। ठीक है, तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता था जिन्हें कोई मनसब या कोई सरकारी हैसियत प्राप्त होती थी, या मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन निर्धारित जात की संख्या पर निर्भर होता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी उतना ही बढ़ जाता था। जात यहाँ व्यक्ति को बोला जा रहा है। ठीक है, जात यहाँ किसे बोला जा रहा है? व्यक्ति को बोला जा रहा है ना। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में सैन्य उत्तराधिकारी, मतलब कि जितनी ज्यादा सेनाएं होती थी उतना ज्यादा दरबार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। ठीक है, अब जितने सेना उनको सौंपे जाएंगे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने जाते थे। अब मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों को के घोड़ों को दगवाते थे, यानी कि सैनिकों को घोड़ों को दगवाते थे पहचान के लिए। ठीक है, एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन दिया जाता था। अब क्या होता था, जो मनसबदार थे सैनिकों के घोड़े जो होते थे उन्हें दगवाते थे उनकी पहचान के लिए और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन दिया जाता था, यानी कि राजा से उन्हें वेतन देने के लिए धन तभी मिलता था जब वो घोड़ों को दगवा चुके हों और सैनिकों का पंजीकरण करवा चुके हों। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान नहीं थे। इक्ता हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इक्ताओं के समान थी। ठीक है, क्या है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। जो राजस्व उनका वेतन किस तरह मिलता था? राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि से। उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था, जहां से राजस्व, जहां से कर इकट्ठा कर सकते हैं वैसी भूमि से भूमि मिल जाती थी उन्हें कि यहाँ से आप राजस्व इकट्ठा इकट्ठा कर सकते हैं। यही उनका वेतन था, जिन्हें क्या बोला जाता था? जागीर बोला जाता था। ठीक है, मनसबदार को जो भूमि दी जाती थी राजस्व इकट्ठा करने के लिए उसे क्या बोला जाता था? जागीर बोला जाता था। अब देखिए हम आगे देखते हैं, जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो राजा होते थे उनके जो आमदनी का प्रमुख साधन क्या होता था? राजस्व ही होता था। किसानों की जमीन से मिलने वाला राजस्व था उनका प्रमुख साधन। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्रामीण के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। याद रखिएगा कि जितने भी मध्यस्थ होते थे, मध्यस्थ क्या, जो कि लगान इकट्ठा करके, राजस्व इकट्ठा करके मुगलों को देते हो, चाहे वो जमींदार सरदार हो या शक्तिशाली सरदार हो, कोई भी हो, मुखिया हो, गांव के मुखिया हो या शक्तिशाली सरदार हो, सबके लिए मुगल क्या प्रयोग करते थे? एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, जमींदार। ठीक है, जो कि उन्हें राजस्व इकट्ठा करके देता था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल
1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो कौन थे? टोडरमल थे अकबर के राजस्व मंत्री। बेटा मैं जो भी पॉइंट आपको बताती जा रही हूँ, आप नोट डाउन करते रहिएगा। मैं बार बार बोलती हूँ, नोट डाउन जरूर करिए। ना समझ में आए कमेंट करके फिर से पूछिए उस पॉइंट के बारे में, मैं फिर से समझाऊंगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में ये समझाते हुए आगे बढ़ूंगी, लेकिन आप उस पॉइंट के बारे में पूछिए जरूर। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। ठीक है, जिन्होंने किस पे सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया? कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था टोडरमल ने। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त देखिए कि इन आंकड़ों के आधार पर जब उन्होंने सर्वेक्षण किया कि कहाँ से कितनी पैदावार होती है, उनके पैदावार की कितनी कीमत होती है और भूमि किस तरीके के हैं, इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। मतलब जो जमीन जितनी उपजाऊ हो उस हिसाब से उसमें राजस्व बना दिया गया कि निश्चित किया गया कि यहाँ से इतना राजस्व लिया जाएगा। राजस्व की इस व्यवस्था को जब्त कहते हैं। ठीक है, राजस्व की इसी व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। याद रखिएगा, राजस्व की कौन सी व्यवस्था को जब्त क्या था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब्त क्या है। तो राजस्व की एक व्यवस्था थी मुगलों के समय में जिसे जब्त कहते थे। उस व्यवस्था में क्या था कि पहले भूमि की पैदावार, कीमत और कृषि का सावधानी सर्वेक्षण किया गया था कि कहाँ पे कितनी पैदावार हो सकती है, कौन सी भूमि किस प्रकार की है। फिर उसी हिसाब से राजस्व निश्चित किया गया था कि किस जमीन पर कितना राजस्व लिया जा सकता है। तो इसी व्यवस्था को क्या बोला गया था? जब्त बोला गया था, जब्त। ठीक है, अब देखिए आगे है अकबरनामा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अकबरनामा हमें पढ़ना है। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि उनके शासनकाल का इतिहास लिखें। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है कि अकबरनामा किसने लिखा था? तो दरबारी कवि थे अबुल फजल। अकबर के दरबारी कवि कौन थे? अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखा था। फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा था। इसका शीर्षक है अकबरनामा। ठीक है, ये अकबरनामा है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है और तीसरा जिल्द जिसे आईने अकबरी कहते हैं। याद रखिएगा, आईने अकबरी। पहले अकबरनामा, पूरी पुस्तक का नाम अकबरनामा है। पहले में क्या है? अकबर के पूर्वजों का बयान है, मतलब पूर्वज क्या क्या बोलते थे। दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है कि उसका शासनकाल किस तरीके से चलता था। और जो तीसरी जिल्द है उसे क्या बोला जाता था? आईने अकबरी। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा है। तो बहुत अच्छे से इसे भी आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। जो अकबरनामा है वो 3 जिल्दों में था। पहले में अकबर के पूर्वजों के बारे में, सबसे पहले पूर्वज आते हैं तो अकबर के पूर्वजों के बारे में। दूसरे में अकबर के शासनकाल और घटनाओं के बारे में। और तीसरा जिल्द जो था उसे आईने अकबरी कहते हैं। उसमें अकबर के बारे में था, यही मान लीजिए अकबर के बारे में था। उसका प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य और भूगोल का ब्यौरा था तीसरे में, जिसे हम आईने अकबरी कहते हैं। ठीक है, आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजें, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। ये सभी आईने अकबरी में था कि फसलों, पैदावार, ये सारी चीजें आईने अकबरी में मौजूद है। तो ये 3 जिल्द में लिखा गया था अकबरनामा। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। तीसरे जिल्द आईने अकबरी है। पहले जिल्द में पूर्वजों के बारे में, दूसरे में उसके शासनकाल और घटनाओं का विवरण और तीसरे में बाकी सारी चीजें, मान लीजिए प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य का ब्यौरा, फसलों, पैदावार, कीमत, हर चीज की सांख्यिकी उसमें मौजूद है। अब देखिए सुलह ए कुल। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सुलह ए कुल की व्यवस्था किसने की थी? तो अकबर ने की थी। बस मैं देखिए यहाँ हाईलाइट किया कि अकबर की सुलह ए कुल। सुलह ए कुल की व्यवस्था किसने की थी? अकबर ने की थी। सुलह ए कुल का मतलब क्या होता है कि सभी को मतलब सभी सुलह मतलब कि एकता, पूरे विश्व में एकता रहे, सभी एकता से रहे, सभी शांति से रहें, उसे ही सुलह ए कुल की नीति कहा गया है। आगे क्या है? 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। तो उसके बाद मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। तो ये हम लास्ट चैप्टर में देखेंगे। 8th के लास्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से है, उसमें हम देखेंगे। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, इसलिए मैं इसको डिटेल क्या, इसमें कुछ वैसा हमें एग्जाम में आने लायक मुझे दिखा नहीं, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ आपको।
तो बेटा ये चैप्टर हो चुका है। इस चैप्टर में कहीं भी कुछ ना समझ में आए तो आप ज़रूर पूछिएगा। जितने भी पॉइंट है कम है, लेकिन जो भी है, जो महत्वपूर्ण है, जो आता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, इसके पॉइंट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, और कहीं भी आपको समझ में ना आया हो तो पूछिए ज़रूर मुझसे कमेंट में। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ओके बच्चों, बाय बाय।